कैसे हो बच्चों आप लोग। स्वागत है आपका लेट्स क्रैक सी एग्जाम विद अस, दैट इज अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और बच्चों मेरा नाम है सुनील जैन। मैं लास्ट 15 ईयर से सीए और सीएस के स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूं और मैं अब अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूं सीए फाउंडेशन के लिए बच्चों। तो बच्चों आप जब स्टैटिस्टिक्स की बुक पढ़ते हैं सीए फाउंडेशन में तो उसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी का जो वेटेज है, जैसे 40 मार्क्स का आपका टोटल स्टैटिस्टिक्स की बुक आती है। अगर हम लोग बात करें कि आपका जो स्टैट की बुक है वो टोटल 40 मार्क्स की बुक है। आपका मैथ्स रहता है 40 मार्क्स का और आपका लॉजिकल रीजनिंग एलआर रहेगा 20 मार्क्स का। तो जैसे मैंने मैथ्स में आपको एक चैप्टर करवाया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी तरीके से स्टैट में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये चैप्टर मैंने आपको करवाया, मैंने पास्ट के क्वेश्चन भी करवाए, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास ये डाउट आते थे, सर एक ऐसी क्लास हो जाए जिसके अंदर सारे जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हैं स्टैट के सेंट्रल टेंडेंसी के वो एक ही क्लास में है, वो करवा दिए जाए। तो बच्चों आज आपकी डिमांड पे मैं वही क्लास लेके आया हूँ। आज की क्लास में मैं पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है सेंट्रल टेंडेंसी, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, वो सारे मैं आपको आज की क्लास में ही करवाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरुआत करने से पहले आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन मैं दे दूं। जैसे बच्चों आप अनअकैडमी पे मुझे देखते हैं, यूट्यूब चैनल पे लेट्स क्रैक सीए एग्जाम पर आप मुझे देखते हैं लाइव, और मेरे साथ आप मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स की क्लासेस जनरली करते हैं। इसी तरीके से बच्चों आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मेरी क्लासेस कर सकते हैं। सर ये कहाँ से मिलेगा? आपको क्या करना है बच्चों, प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाइएगा या ऐप स्टोर में जाइएगा। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो प्ले स्टोर में, अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर में जाइएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इसे जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे स्पेशल क्लासेस के बच्चों। जो मेरी स्पेशल क्लास होती हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता। स्पेशल क्लास के बारे में मैं आपको बता दूं, ये लाइव क्लासेस होती हैं बच्चों, ये 100% लाइव क्लास होती हैं। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे बातें कर पाएंगे, मेरे से डाउट ले पाएंगे, मैं आपके टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करूंगा। हर तरह की फैसिलिटी आपको स्पेशल क्लास में है वो मिलती है बच्चों। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे एक प्लस कोर्स होता है बच्चों, एक होता है प्लस कोर्स। अब प्लस कोर्स क्या है मैं आपको बता दूं। जो हमारा प्लस कोर्स होगा इसमें हम लोग जनरली फुल सिलेबस कवर करते हैं। जब आप स्पेशल क्लास लगाएंगे ना, इसमें तो क्या होता है, स्पेशल टॉपिक्स होते हैं। जैसे आज मैं यहाँ यूट्यूब पे एक स्पेशल टॉपिक आपको करवाने वाला हूँ कि थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लेकिन जब प्लस कोर्स हम करेंगे बच्चों तो वहाँ पर तो फुल सिलेबस का कवरेज होता है, A to Z सारी चीज़ें हम लोग करवाते हैं। ठीक है, उसमें फिर फैसिलिटी क्या क्या मिलेंगी आपको, लाइव क्लास होंगी डेली, हर 3 दिन बाद एक डाउट सेशन होगा, जो भी आपने पढ़ा क्लास में उसके डाउट सेशन होते हैं। उसके बाद आपके वीकली टेस्ट चलते हैं बच्चों, फिर लास्ट में मॉक टेस्ट भी होंगे आपके। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलेगा, आपको पहले से पता होगा किस दिन कौन सी क्लास होने वाली है, कब हमारा सिलेबस खत्म होगा, कब हम रिवीजन करेंगे, वो सारी बातें आपकी इसमें है वो कवर होती हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन जब आप प्लस कोर्स को करना चाहते हैं तो प्लस कोर्स है वो फ्री नहीं होता, लेकिन फ्री जैसा ही है। अगर हम मार्केट की फीस को देखें तो फ्री जैसा ही है सीए फाउंडेशन और सीए इंटर बच्चों। अगर हम लोग इसकी फीस को देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो फी है वो 1.25 लाख से लेके लगभग 1.5 लाख के आसपास रहती हैं सीए फाउंडेशन सीए इंटर। और दूसरी बात, जब आपने सीए फाउंडेशन और सीए इंटर इन दोनों की कोचिंग ली, जहां भी आप ज्वाइन करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, और एक ही टीचर से पढ़ने का मौका आपको मिलता है।
तो कई बार आपको ऐसा भी होता है कि सर हमने कहीं ट्यूशन तो लगाई थी लेकिन वहाँ पे मैथमेटिक्स अच्छा नहीं मिला, या हमें इको अच्छी नहीं मिली, या हमें अकाउंटेंसी अच्छी नहीं मिली, ठीक है, या लो हमें समझ में नहीं आया। तो इसमें क्या होगा यहाँ पे बच्चों आपको कि जब आप यहाँ इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक नहीं बहुत सारे टीचर एक ही पेपर के मिलते हैं। यानी आप मैथमेटिक्स जितने भी टीचर होंगे अनअकैडमी पे सबसे पढ़ सकते हैं, लो सबसे पढ़ सकते हैं, इको सबसे पढ़ सकते हैं, अकाउंटेंसी सबसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार सब्सक्रिप्शन लेने से आपको जो है वो अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है। जितनी भी लाइव क्लास हो गई है, लाइव क्लास आप देखेंगे, किसी कारण से आपकी लाइव क्लास रह जाती है तो वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है हमेशा के लिए आपके पास रहेगी। आप उसे कितनी बार भी देख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि वीडियो को कितनी बार देखना है, ठीक है। जो भी नोट्स होंगे, जो भी पीडीएफ फाइल होंगी, वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर हम लोग बात करें सब्सक्रिप्शन अमाउंट की, सर इसके लिए कितनी फीस हमें देनी होगी, तो बहुत नाम मात्र फीस है। देखिए मार्केट की फीस अगर 1.5 लाख रुपए है। यहाँ देखिए आपके पास अलग अलग प्लान्स हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, जो आपका मन करे उसमें से आप जो है वो उसमें से जो आप मन करे वो प्लान ले सकते हैं। अगर आपने 1 मंथ का प्लान लिया, फी इज 3500, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करें SPSUNIL1, तो बच्चों ये जो कोड आप यूज करेंगे इससे आपको 10% लेस मिल जाएगा और आपकी फीस हो जाएगी 3150 ओनली। ये 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, 1 महीने के लिए सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, आप सारी क्लासेस के एक्सेस है वो ले पाएंगे। सर अगर 3 मंथ्स के लिए हम लोग सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी फी हो जाएगी 7875, लेकिन ये कब होगी, जब आपने मेरे कोड को यूज किया तो। ये सारी फीस 10% डिस्काउंट करके हैं। ऐसे ही आपका 6 मंथ का 12,600 है, 1 ईयर की जो फी है 17,500 है, कोड यूज करेंगे 10% डिस्काउंट मिलेगा, 15,750 रुपये फीस हो जाएगी। और अगर 2 ईयर का प्लान हम लोग देखें तो 18,900 फीस बनती है बच्चों 2 ईयर्स की आफ्टर डिस्काउंट। देखिए अगर हम लोग प्लानिंग देखें, जो बच्चे अभी सीए फाउंडेशन में हैं, अगर वो हम मान के चलें कि कम से कम नवंबर 20 वाले बच्चे तो होंगे ही, जिनका एग्जाम है नवंबर 2020 में, ये बच्चे एग्जाम देंगे यहाँ। और उसके बाद सीए इंटर, यहाँ पे बच्चों 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर में ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। जनरली प्रैक्टिस ये रहती है कि नवंबर 21 में जो है वो बच्चे देंगे 4 पेपर, और नवंबर नहीं, उसके बाद मई 22 में फिर आप देंगे 4 पेपर, ठीक है बच्चों। तो अभी चल रहा है अगस्त 2020, तो अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर का टाइम आपको लगेगा। तो इसके लिए आप 18,900 का प्लान ले सकते हैं, और मंथली फी अगर देखें तो ओनली 788 ही रहेगा। अगर आप 18,900 को डिवाइड करते हैं 24 से, तो मंथली फी आपका आता है ओनली 788 रुपीज़। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि या तो आप 3 मंथ्स के प्लान के लिए जाइए, सर हम सीए फाउंडेशन पहले क्लियर कर लें, और अगर आप लेना चाहें तो 24 मंथ्स का प्लान भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 ईयर का जो प्लान है 15,750 और 2 ईयर का प्लान है 18,900। डिफरेंस कितना है, ओनली 3150, 3,150 रुपये मात्र, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है बच्चों। और 1 महीने के डिफरेंस से 1 साल का एक्स्ट्रा एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था प्लस कोर्स के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं आप प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करें, अगर आप सीए फाउंडेशन और सीए इंटर को बहुत अच्छे से पास करना चाहते हैं तो, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। और आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आज, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज नोट करवाने वाला हूं। तो आप एक काम करो, जल्दी से पेन पेपर लेके आओ और नोटबुक लेके आ जाओ। जो जो बातें मैं बताऊंगा सब नोट करते रहना बच्चों, नोट करना बड़ा जरूरी है। सारी बातें नोट करवाऊंगा, पूरा डिटेल से सिखाने वाला हूं आपको।
ठीक है, डिटेल से सिखाने वाला हूं। तो आज के टॉपिक का नाम क्या रखें? आज हम रखते हैं कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी comparative study of measures of central tendency, comparative study of measures of central tendency। इट मीन्स हम कंपेयर करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जीएम और एचएम। 5 पॉइंट हैं, पांचों को एक एक करके हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, पांचों को एक एक करके कंपेयर करेंगे। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं आपको, आपके पास नोटबुक होनी बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी बात भूल जाओगे, सब बाद में याद नहीं रहेगा। फिर नोट जरूर कर लेना, इसको रिवाइज करना है फिर। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं आपको ना यहाँ पे इसके सिंबल बता देता हूँ, कौन कौन से सिंबल किस किस के लिए यूज होते हैं। क्योंकि जब मैं आगे की क्लास करूंगा बच्चों, तो मैं जो सिंबल आपको बता रहा हूँ वही यूज करूंगा। मैं लिखूंगा नहीं पूरा कि अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जीएम, एचएम, मैं सिर्फ सिंबल सिंबल यूज करने वाला हूँ। तो अर्थमेटिक मीन के लिए हम लोग एक्स बार यूज करते हैं, ये आपको पता ही होगा। मीडियन के लिए एम लिख के यहाँ पे डी लिख देते हैं। मोड को हम या तो एम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं या जेड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, जीएम का साइन जीएम यही रहता है, एचएम का एचएम ही रहता है, इनके कुछ स्पेशल साइन नहीं है। ठीक है, तो इसे नोट कर लेना। मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो तैयार है बच्चों? चलिए लिखिएगा पहला पॉइंट, पहली फीचर लिखिएगा, वेदर based on all items of series। क्या ये सभी आइटम पे बेस्ड होते हैं? अब बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास था बेटा मीन, फिर है हमारे पास मीडियन, फिर है हमारे पास मोड, फिर है हमारे पास हार्मोनिक मीन और फिर है ज्योमेट्रिक मीन। तो लिखिएगा, पहला लिखिएगा यस, मीन जो होता है वो सभी पे बेस्ड होता है। क्यों? क्योंकि मीन निकालने का फॉर्मूला क्या था कि सभी नंबर को प्लस करना है, फिर डिवाइड बाय एन करना है। तो अगर एक भी नंबर मिस होगा तो हम मीन नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए मीन जो है वो सभी आइटम पे बेस्ड होता है। मीडियन में लिखिएगा नो। हमें अगर मैं आपको बोलूं 2, 5, एक नंबर x है, एक नंबर 10 है, एक 17 है, एक 18 है, एक 20 है, और ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है। ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा नंबर है, फिर बड़ा नंबर है। और मुझे बताइए मीडियन कितना है? तो हम बता देंगे ये मिड वैल्यू है, हम बता देंगे ये मिड वैल्यू है ना, ये मिड वैल्यू है। हमें x की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी। तो मीडियन सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, मीडियन को निकालने के लिए सभी ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऐसे ही जब हम लोग, लेकिन अगर मैं आपको बोलता कि इसका मीन निकालो, तो मीन निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ता? सर समेशन x बाय n करना पड़ता। जब हमें ये वाली वैल्यू नहीं पता थी तो हम समेशन x तो निकाल ही नहीं सकते थे। तो मीन तब तक नहीं निकल सकता जब तक हमें सारी ऑब्जर्वेशन नहीं पता होंगी। मीडियन निकल सकता है। ठीक है, मोड, मोड में भी लिखना नो, नोट बेस्ड ऑन ऑल आइटम। मोड का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूं 2, 2, 2, 2, 3, 5, x, तो मोड कितना होगा? सर 2 ही होगा, क्योंकि 2 4 टाइम आया है। अब x कोई भी नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोड सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर होता है। तो अगर एक नंबर नहीं पता तो भी मोड निकाला जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या था?
वेदर बेस्ड ऑन ऑल आइटम ऑफ सीरीज, क्या मीन सभी पे बेस्ड है? यस, सभी के बिना मीन नहीं निकल सकता। क्या मीडियन सभी पे बेस्ड है? नो। मोड सभी बेस्ड है? नो। हार्मोनिक मीन? यस, ये सभी पे बेस्ड होता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n अपॉन 1/x1 1/x2 1/x3, ये फॉर्मूला है ना बच्चों, 1/xn तक। अगर एक भी नंबर नहीं पता तो 1/x की वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे और ये नहीं निकलेगा। और ऐसे ही GM भी सभी पे बेस्ड होता है। क्यों? फॉर्मूला क्या होता है, x1 x2 x3 x4 xn की पावर 1/n होती है। अगर एक भी नंबर मिस होगा तो सबका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मीन निकल नहीं पाएगा। तो बताओ मेरे बच्चों, क्या आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया कि मीन सभी पे बेस्ड है, हार्मोनिक मीन सभी पे बेस्ड है, ज्योमेट्रिक मीन सभी पे बेस्ड है, मीडियन सभी पे बेस्ड नहीं है, कुछ चीजों से निकल जाएगा, खाली मिड वैल्यू से, और ये जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उससे निकल जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम ऑफ ए सीरीज। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, या नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, या नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है थ्योरी में, देखिएगा। ये आपको समझ आ गया होगा ना बच्चों? ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कैन इट्स फॉर्मूला be extended to calculate combined average of two or more series। ये क्वेश्चन है बच्चे हमारा क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास दो सीरीज हैं और दोनों के डेटा दे रखे हैं और दोनों का कंबाइंड एवरेज निकालना है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या? यस सर, किस किस में कर सकते हैं बताइए। मैंने आपको बताई थी 5 चीजें। क्या क्या बोला था? मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। ठीक है, या आप ऐसा समझ लो, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, इज कंबाइंड AM इज पॉसिबल? क्या कंबाइंड AM पॉसिबल है? इज कंबाइंड मीडियन इज पॉसिबल? इज कंबाइंड मीडियन इज पॉसिबल? इज कंबाइंड मोड इज पॉसिबल? ठीक है, इज कंबाइंड HM इज पॉसिबल? और ऐसे ही इज कंबाइंड GM इज पॉसिबल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मेरे बच्चों। तो कौन कौन से पॉसिबल हैं लिखिएगा। अर्थमेटिक मीन में यस, कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। मीडियन में लिखिएगा नो, कंबाइंड मीडियन नहीं होता। यानी मैं आपको ये बोलूं कि एक सीरीज है उसमें 10 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीडियन 10 है। दूसरी सीरीज है उसमें 20 ऑब्जर्वेशन है, उसका मीडियन 15 है। तो दोनों का कंबाइंड मीडियन निकालिए। अब बोलेंगे सर नॉट पॉसिबल। मोड में भी नॉट पॉसिबल है, हार्मोनिक मीन में लिखिएगा यस, और ज्योमेट्रिक मीन में भी लिखिएगा यस। ठीक है, ये नोट कर लो बच्चों। कंबाइंड GM भी हो सकता है, कंबाइंड HM भी हो सकता है, और कंबाइंड AM भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, ये नोट कर लो, एग्जाम में आता है बहुत बार। कंबाइंड GM का फॉर्मूला, कंबाइंड HM का फॉर्मूला, कंबाइंड AM का फॉर्मूला, ये सब आपको आने चाहिए मेरे बच्चों।
ठीक है, ये सब आपको आने चाहिए। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। ये नोट कर लिया क्या बच्चों आपने? नोट जरूर कर लेना। अगर नोट नहीं किया है तो नोट कर लो फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नोट करना जरूरी है। नेक्स्ट लिखिएगा, वेदर वेदर इट रिक्वायर्स arrangement of data in ascending और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब इनको फाइंड आउट करने से पहले क्या डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना जरूरी है? अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। चलिए, ये तो आपको आता भी होगा, बड़ा आसान सा है। इसमें बोलना नो, मीडियन में यस, मोड में नो, एचएम में नो, जीएम में नो। बाकी किसी में रिक्वायर्ड नहीं है। ओनली एंड ओनली मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है, क्योंकि मीडियन क्या है हमारे पास? पोजिशनल है ना बच्चे, ये मिड वैल्यू होती है, ये मिड वैल्यू होती है। तो डेटा को असेंडिंग में लगाना या डिसेंडिंग में लगाना जरूरी है, बिना इसके बात नहीं बन सकती है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए सिर्फ मीडियन में असेंडिंग डिसेंडिंग करना है, बाकी चारों में से किसी में भी असेंडिंग डिसेंडिंग करने की जरूरत नहीं होती है। बाकी किसी में जरूरत नहीं होती है बच्चे। बात समझ में आ रही है? ये बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, अब जल्दी से नोट करो, फिर हमें आगे भी बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारा काम करवाना है मैंने आज आपको, बहुत सारी बातें सिखानी है। नोट हो गया तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ओके, अब आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बच्चों को तो इसका मतलब ही नहीं पता होता। वेदर अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लैक्चुएशन, वेदर अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लैक्चुएशन। क्या सैंपलिंग फ्लैक्चुएशन से इस पे इफेक्ट आता है क्या? सर हमें तो यही नहीं पता सैंपलिंग फ्लैक्चुएशन होता क्या है, पहले सर यही समझा दीजिए। ठीक है बच्चों, ये बताता हूं। देखिए, जब मैं आपसे बात करूंगा सैंपलिंग फ्लैक्चुएशन, क्या मीनिंग होता है इसका? जब आपने मेरे साथ एक चैप्टर पढ़ा था डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टैटिकल डेटा, जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा स्टैट का, उसमें बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी, एक वर्ड बताया था पॉपुलेशन, एक वर्ड बताया था पॉपुलेशन, और एक वर्ड बताया था सैंपल। एक वर्ड बताया था बच्चों पॉपुलेशन, और एक वर्ड मैंने आपको बताया था सैंपल। अब पॉपुलेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे हमने क्या करना है, किसी डेटा को स्टडी करना है, किसी सिटी को स्टडी करना है। इनकम ऑफ पर्सन्स ऑफ ए सिटी, और मान लो उसमें टोटल जो लोग रहते हैं वो 20,000 है। अच्छा, अब ये मत समझ लेना पॉपुलेशन का मतलब किसी एरिया में रहने वाले लोग। स्टैट में पॉपुलेशन का मतलब होता है एरिया अंडर स्टडी, किसको स्टडी करना है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो मैंने आपको बोला
कि आपकी मम्मी ने राइस बनाए हैं, राइस बनाए हैं, ठीक है, राइस बनाए हैं, तो आपको चेक करना है राइस बन गए हैं, पक गए हैं, नहीं पके हैं। तो राइस मान लो 2 kg राइस बनाए थे टोटल, तो 2 kg राइस जो टोटल बने हुए हैं दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन, क्योंकि उसको चेक करना है, एरिया अंडर स्टडी, कंक्लूजन उसके बारे में देना है। तो हम क्या करते हैं, सारे चावल खा जाते हैं क्या? नहीं सर, उस राइस में से 1 चम्मच राइस निकाल के या थोड़े राइस निकाल के टेस्ट करके देखते हैं कि सही बने हैं कि नहीं बने हैं। तो जो 1 चम्मच राइस आपने निकाला दैट इज कॉल्ड सैंपल, ठीक है। 1 स्पून ऑफ राइस जो आपने निकाला है बच्चों, उसे हम क्या बोलेंगे, सैंपल कॉल करेंगे। ऐसे ही इनकम ऑफ 20,000% चेक करना है, आपने क्या किया, पहले 500% से पूछा और उसको आपने स्टडी किया, तो दिस इज कॉल्ड सैंपल, दिस इज कॉल्ड सैंपल। इन्हें हम लोग क्या कॉल करते हैं, इन्हें हम लोग सैंपल कॉल करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होता है, मान लो मैंने क्या किया, ये 20,000 की पॉपुलेशन है, इसमें से मान लो मैंने एक निकाला सैंपल 1, एक निकाला मैंने 500 लोगों का सैंपल, फिर एक मैंने एक और सैंपल लिया सैंपल 2 जिसमें मैंने डिफरेंट 500% लिए, वो वाले पहले वाले 500 नहीं है, दूसरे वाले 500। फिर मैंने एक और सैंपल लिया सैंपल 3 500 लोगों का, तो 3 सैंपल लिए, 3 सैंपल से मैंने मीन निकाला, इसका भी मीन निकाला, इसका भी मीन निकाला और इसका भी मीन निकाला, इन सबके मैंने मीन निकाले, ठीक है बच्चों। तो इन सबके मीन में जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सबके अंदर डेटा कैसा है, अलग अलग है, और अलग अलग डेटा का मीन कैसा होता है, अलग अलग निकलेगा। तो अगर इनमें कोई डिफरेंस नहीं आता, सारे मीन बिल्कुल सेम है, तो हम बोलेंगे नो सैंपलिंग फ्लैक्चुएशन, कोई सैंपलिंग फ्लैक्चुएशन नहीं है, ऐसा हम बोलेंगे। लेकिन अगर इनमें आता है डिफरेंस, इस ये वाला मीन, ये वाला मीन, ये वाला मीन, ये बहुत दूर दूर हैं, बहुत डिफरेंट हैं, तो हम बोलेंगे हाई सैंपलिंग फ्लैक्चुएशन है। तो आपको मीनिंग समझ में आया, सैंपलिंग फ्लैक्चुएशन क्या होता है? टोटल डेटा में से जब हम लोग डिफरेंट सैंपल्स निकाल के और उसकी वैल्यूज निकालते हैं, उससे मीन निकालेंगे, उससे मीडियन निकालेंगे, यानी तीनों डेटा का मीन, तीनों डेटा का मीडियन, तीनों डेटा का हार्मोनिक मीन, तीनों डेटा का जीएम, तीनों डेटा का मोड। तो जो अगर उनमें डिफरेंस आया तो उसे बोलेंगे सैंपलिंग फ्लैक्चुएशन आ रहा है, और डिफरेंस नहीं आया तो बोलेंगे सैंपलिंग फ्लैक्चुएशन नहीं आ रहा। तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या आपको ये समझ में आया कि सैंपलिंग फ्लैक्चुएशन होता क्या है? एक पॉपुलेशन के डिफरेंट सैंपल से जो स्टैटिस्टिकल वैल्यूज निकाली जाती हैं, जो मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन निकाले जाते हैं, उनमें कितना कितना डिफरेंस है। ज्यादा डिफरेंस इट मीन सैंपलिंग फ्लैक्चुएशन ज्यादा है, और अगर नहीं है तो सैंपलिंग फ्लैक्चुएशन नहीं होती है। ये पॉइंट आपको समझ में आया? सैंपलिंग फ्लैक्चुएशन क्या है? अब हम लोग पहुंचते हैं हमारे पॉइंट पे। अब हम पहुंचते हैं हमारे पॉइंट पे, whether affected by sampling fluctuation। अब लिखिएगा, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अब देखो, मैंने अलग अलग सैंपल निकाले और अलग अलग सैंपल की वैल्यू निकालूंगा, इफेक्ट तो सभी पे आता है। अर्थमेटिक मीन पे भी आएगा, मीडियन भी इफेक्ट होगा, मोड भी होगा, जीएम भी होगा, एचएम भी होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा? लीस्ट अफेक्टेड, ठीक है, लीस्ट इफेक्ट आएगा किसके ऊपर? लीस्ट अफेक्टेड कौन होता है? एएम होता है। एएम में सबसे कम फ्लैक्चुएशन आएंगे। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, वो पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी इज लीस्ट अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लैक्चुएशन। तो आपने आंसर कर देना है सर एएम सबसे कम फ्लैक्चुएट होता है, सबसे कम इफेक्टेड है वो होता है, ठीक है। मीडियन भी होता है, मोड भी होता है, जीएम भी होता है, एचएम भी होता है। तो इसमें बस आप ये कर दो कि अफेक्ट होगा, या आप ऐसे बोल सकते हो
अफेक्टेड मोर देन अर्थमेटिक मीन, अफेक्टेड मोर देन अर्थमेटिक मीन, सभी में, कि सबसे जो कम इफेक्ट आएगा वो आएगा अर्थमेटिक मीन पे, और बाकी सारे जो हैं सब पे, देखो सब इफेक्ट सब पे आता है, A to Z सब पे आता है, लेकिन सबसे कम किस पे आएगा, सबसे कम आएगा AM पे, और सभी में AM से ज्यादा आएगा। बाकी का कंपैरिजन नहीं हो सकता, बाकी का नहीं हो सकता कि GM में HM से ज्यादा आता है या HM में ज्यादा आता है, मोड में ज्यादा आता है, मीडियन में। इन चारों में AM से ज्यादा आएगा और AM में सबसे कम आएगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों, मैं बता दूं, क्वेश्चन ये आता है, which of the following central tendency is least affected by sampling fluctuation, तो उसका आंसर आपका आता है अर्थमेटिक मीन, उसका आंसर आएगा बच्चों अर्थमेटिक मीन। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लो, पक्का पक्का आएगा एग्जाम में। आ गया समझ आपको? ये पहले ये मीनिंग समझ आया ना कि सैंपलिंग फ्लक्चुएशन क्या है। एक सैंपल है टोटल चीज, उसके हमने कुछ सैंपल निकाले 1 2 3, और उन सैंपल से हमने अलग अलग मीन मोड मीडियन निकाले। पहले सैंपल से मीन निकाला, दूसरे सैंपल से मीन निकाला, तीसरे सैंपल से मीन निकाला। अगर वो मीन सेम होते तो हम बोलते हैं नो सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, लेकिन मीन अलग अलग हैं तीनों सैंपल के, तो बोलेंगे सैंपलिंग फ्लक्चुएशन आ रहा है। तो सैंपलिंग फ्लक्चुएशन आता किस में है, आता सभी में है, पांचों में आएगा, लेकिन सबसे कम AM में आएगा, बाकी में उससे ज्यादा आएगा। ये क्वेश्चन बनता है बच्चों एग्जाम में, ये पूछा जा सकता है आपसे। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा, अब क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, वेदर अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, वेदर अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम का मतलब होता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू। अगर एक वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, एक वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो वही 5 पॉइंट बना लीजिए, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। 5 पॉइंट हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें लिखना यस। क्यों लिखा है यस? क्योंकि हमारे जो मीन होता है वो सभी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, और जब हमें क्या करना होगा, मीन निकालना होगा, तो एक्सट्रीम वैल्यूज को हमें यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं 2 5 10 और 5 लाख, ये एक टर्म दे रखी है 5 लाख। अब अगर मैं इसका मीन निकालूं तो इन लैक्स आएगा, लेकिन वो 2 5 10 से तो बहुत दूर है। बात समझ में आ रही है? तो एक वैल्यू जब बहुत ज्यादा बड़ी आ गई तो मीन बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ उससे, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन जो है वो एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होगा। या सिंपली ऐसा समझ लो, सिंपली ऐसा समझ लो, जो चीजें सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हैं, सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हैं बच्चों, उन सभी में इसका आंसर यस आएगा। वो सारी एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होती हैं। मीडियन में आएगा नो। क्यों? जैसे मैंने बोला 2 5 10 12 5 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 5 लाख है तो भी ये मिड वैल्यू 10 रहेगी, यहाँ पे 50 लाख हो जाएगा तो भी मिड वैल्यू ये रहेगी, 5 करोड़ कर दोगे तो भी ये रहेगी, और ओनली 500 कर दोगे तो भी ये रहेगी, ओनली 50 कर दोगे तो भी यही रहेगी। तो एक्सट्रीम वैल्यू के चेंज होने से मीडियन पे फर्क नहीं आता है, नो इफेक्ट आएगा, ठीक है बच्चों। और मोड पे भी नो इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मोड भी बच्चों क्या है, मोड भी सिर्फ ये देखता है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। जैसे मैं बोलूं 10 10 10 10 11 12 20 लाख, तो मोड कितना है? 10 है, क्योंकि 10 4 बार रिपीट हुआ।
सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें सिर्फ क्या देखना है कि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है। तो मोड में आंसर आएगा नो। एचएम में लिखोगे यस, एचएम में लिखोगे यस, ठीक है। और जीएम, जीएम में भी लिखोगे यस, क्योंकि ये भी सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, ये भी सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। जो जो चीजें सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होंगी वो सभी एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होती हैं बच्चों, ठीक है। मीडियन नहीं होगा, मोड नहीं होंगे, सिर्फ दो नहीं होते, बाकी तीनों होंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं भी बता रहा हूं, सुटेबल फॉर, सुटेबल फॉर ये किस के लिए सुटेबल है, कौन सी चीज के लिए सही रहेगा। अगर हम लोग बात करें अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, 5 चीजें हैं कि नहीं है। तो सभी के बारे में यहां कुछ ना कुछ बोलना जरूरी नहीं है। यहां लिखिएगा मीडियन में पहले ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, नोट करो ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंडेड कौन से होते हैं बच्चों, जैसे ऐसे होता है ना, देख लो एक्स लेस देन 10, 10 to 20, 20 to 30, मोर देन 30। तो फर्स्ट वाले की लोअर लिमिट नहीं होती है, लास्ट वाले की अपर लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओपन एंड। अभी जो मीडियन है वो तो मिड में आती है, कहीं पे वो मिड में आती है बच्चों, इसलिए ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बेस्ट माना जाता है मीडियन को। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी को बेस्ट माना जाता है, तो आप बोलेंगे मीडियन को, ठीक है बच्चों। फिर क्वालिटेटिव डेटा, अगर डेटा क्वालिटेटिव है तो उसमें मोड को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं, आप किसी एरिया में गए और वहां पर आपको कुछ कलर्स दिखाई दे रहे हैं, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, या कुछ और भी कलर्स हैं, और मैं आपको पूछूं सबसे ज्यादा कौन से वाला कलर दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर रेड वाला दिखाई दे रहा है। मान लो रेड सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो वो डेटा क्वालिटेटिव था, क्वालिटी थी डेटा की, फिर भी आपने बता दिया। तो मोड सबसे बेस्ट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्वालिटेटिव डेटा को मेजर करने के लिए बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए मोड। आपका आंसर आएगा बच्चों मोड, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये कब यूज किया जाएगा निकालने के लिए, एचएम की बात कर रहा हूं। जब आपसे पूछा जाएगा स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, टाइम निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, किसी चीज का एवरेज प्राइस निकालना है, ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी भी बोल सकते हो, तो हम लोग यूज करते हैं एचएम को। और जीएम में आप लिखना बच्चों एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ओब्लिक डिक्रीज, ठीक है, और एवरेज रेशो और एवरेज परसेंटेज जब किसी चीज की निकालनी हो, तो ये आप जीएम का यूज करते हैं। सर इनका यूज कहां होगा, ये दोनों पॉइंट आपको प्रैक्टिकली ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया होगा आपको कि एक बंदे ने जो है वो पाइनएप्पल खरीदा और 1 रुपए के 10 पाइनएप्पल हैं। एक बंदे ने फिर बनाना खरीदे, 1 रुपए के 5 बनाना है, तो बताइए एवरेज प्राइस कितना होगा। इस तरह से बोलेगा, तो एवरेज प्राइस निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो यहां पर एचएम का यूज होता है
और बाकी ये जो बताए एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज या एवरेज रेशियो या परसेंटेज निकालना होता है तो जीएम का यूज होता है। इसके ऊपर बच्चों मैंने आपके साथ प्रैक्टिकल क्लास अलग से की हुई है, वहां मैंने आपको ये सारी बातें सिखाई भी थी बच्चों, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कैन इट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, क्या इसको ग्राफिकली निकाला जा सकता है। फिर से हमारे पास वही 5 पॉइंट है, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ठीक है बच्चों। मीन में लिखना नो, मीडियन में यस, किससे निकलता है, ओजीव कर्व से निकलता है, ठीक है। एक ऐसा कर्व बनाते थे, ध्यान हो तो आपको, एक ये मोर देन एक लेस देन ऐसे करके, जहां ये कट करते थे, जहां पे मोर देन और लेस देन ओजीव कर्व कट करते हैं, वहां से अगर एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसे, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते थे, मीडियन कहते थे। मोड यस निकलेगा, ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकलेगा, हार्मोनिक मीन नहीं निकलेगा। और किससे निकालते हैं मोड को, हिस्टोग्राम से निकालते हैं। सर हिस्टोग्राम क्या होता है, आपने एक ऐसा डायग्राम देखा होगा, देखो बच्चों, आपने एक ऐसा डायग्राम देखा होगा, ये ऐसे, ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, एक बार डायग्राम होता है और एक हिस्टोग्राम है, दोनों में डिफरेंस होता है मेरे बच्चों, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। बार चार्ट कैसे होते थे, ऐसे बार, बीच में डिफरेंस होता है, ये बार डायग्राम है नीचे वाला, ये बार डायग्राम है, इससे नहीं निकलता है, इनके बीच में गैप है। जब बीच में गैप नहीं होता तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इसमें कैसे निकालते थे, जो सबसे बड़ी हाइट वाली बार है उससे निकलता है, और क्या करना है, इसके बराबर वाली जो होगी यहां से ये पॉइंट मिलाते हैं, इसके बराबर वाली होगी यहां से ये पॉइंट मिलाते हैं, और जहां ये दोनों कट करेंगे यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर बेस पे जहां कट करेगा उस वैल्यू को हम लोग कॉल करते हैं मोड, उस वैल्यू को हम लोग कॉल करते हैं बच्चों मोड। तो मीन आंसर आएगा नो, मीडियन आएगा यस, ओजीव से निकाल सकते हैं, मोड को निकाल सकते हैं हिस्टोग्राम से, जीएम ग्राफिकली नहीं निकल सकता, एचएम भी ग्राफिकली नहीं निकल सकता। तो एएम, जीएम, एचएम ग्राफिकली नहीं निकलते हैं, जबकि मीडियन और मोड को ग्राफिकली फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है बच्चों, इनको ग्राफिकली फाइंड आउट किया जा सकता है। और ओजीव कर्व से और क्या क्या निकल सकता है, लिस्ट बना दूं तो, सर मीडियन निकल जाएगा, सर इससे हम लोग जो है वो क्वार्टाइल निकाल सकते हैं, निकालने के लिए नहीं पूछेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, सर इससे हम डिसाइल निकाल सकते हैं, सर इससे हम परसेंटाइल भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो भी पार्टीशन वैल्यू है हमारी, वो सारी की सारी ओजीव कर्व से निकाली जा सकती हैं, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये सारे वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों मीडियन से हम लोग, ठीक है। तो इसको नोट कर लो अच्छे से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, आगे बढ़े, नोट कर लिया आप लोगों ने इसे, यस सर कर लिया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कैन
इट बी ग्राफिकली, सॉरी ग्राफिकली तो हो गया ना, ये वाला पॉइंट तो हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या मतलब है, ये कह रहा है कि अगर चेंज इन ओरिजिन कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है क्या, एम, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो इसका आंसर आएगा नो, 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 नो। देखो मैं कह रहा हूं फर्क पड़ता है, इसने बोला इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन है क्या, क्या चॉइस मतलब चेंज इन ओरिजिन से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे पड़ेगा सर, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है। अगर हमने सभी नंबर में सेम नंबर को प्लस किया तो एम पे भी फर्क आएगा, मीडियन पे भी फर्क आएगा, मोड पे भी फर्क आएगा, एचएम पे भी फर्क आएगा और जीएम पे भी फर्क आएगा। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन हो, जो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन हो, इनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है। आई क्या बात समझ में बच्चों? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन ये कह रहा है, तो आप बोलोगे नो सर ये इंडिपेंडेंट नहीं है, दीज आर डिपेंडेंट ऑन चॉइस ऑफ ओरिजिन। अगर हम चेंज इन स्केल करते हैं तो उस केस, सॉरी चेंज इन ओरिजिन करते हैं तो एम पे भी फर्क पड़ेगा, मीडियन पे भी फर्क पड़ेगा, मोड पे भी फर्क पड़ेगा, एचएम पे भी फर्क पड़ेगा और जीएम पे भी फर्क पड़ेगा। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने आपको जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए थे तब भी मैंने सिखाई थी, आपको ध्यान हो तो, है ना। नेक्स्ट फिर है इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ स्केल, क्या स्केल चेंज करने पे ये इंडिपेंडेंट रहते हैं या इसके ऊपर फर्क पड़ता है। एम, मीडियन, मोड, जीएम और एचएम, यानी सभी नंबर को अगर किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो क्या ये इंडिपेंडेंट रहेंगे, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं सर पड़ेगा बिल्कुल, तो ये भी नो, ये भी नो, ये भी नो और ये भी नो, सभी का आंसर आएगा नो। सभी पे फर्क पड़ता है बच्चों, एम पे भी पड़ता है, मीडियन पे भी पड़ता है, मोड पे भी पड़ता है, जीएम पे भी पड़ता है और एचएम पे भी पड़ता है, सभी पे इफेक्ट आता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये भी नोट कर लो और ये भी नोट कर लो, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज इन स्केल, ठीक है बच्चों। हाँ ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इफेक्ट कैसा आता है। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि मैंने सभी नंबर में +10 कर दिया, तो आप बोलोगे सर मीन में भी +10 हो जाएगा। सभी नंबर में +10 कर दिया तो सर मीडियन भी क्या हो जाता है, +10 हो जाता है, मीडियन भी 10 बढ़ जाएगा। सभी नंबर में +10 कर दूं तो सर मोड भी क्या हो जाएगा, 10+ हो जाएगा। क्या एचएम में ऐसा होगा? ट्राई करके देख लो। मान लो एक नंबर है 4, एक नंबर है 8, इनका एचएम निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है एचएम का, 2 नंबर का 2ab अपॉन a प्लस b। तो 2 इंटू 4 इंटू 8 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो 2 इंटू 4 इंटू 8 डिवाइड बाय 12, आपका आंसर आ रहा है 5.33। अगर दोनों में 10 ऐड कर दूं, 14 और 18 कर दूं,
2 इंटू 14 इंटू 18 और डिवाइड बाय 32, आंसर आ गया 15.75। सर 10 तो ऐड नहीं हुआ, तो इट मीन्स इस पे इफेक्ट तो आएगा, इफेक्ट तो आएगा, लेकिन अगर सभी में +10 किया तो हार्मोनिक मीन में +10 नहीं होगा। अगर सभी में मान लो मैं 20 ऐड कर दूं, ये 24 हो गया और ये 28 हो गया, तो 2 इंटू 24 इंटू 28 ये आ गया 1344 और डिवाइड बाय जब इसको हम करेंगे 52 से तो ये वैल्यू आ गई 25.84। तो ये थोड़ा डिफरेंस में है ना, तो इसलिए आप बोलोगे सर ऐसा सेम इफेक्ट नहीं आता है। ऐसे ही जीएम की वैल्यू देखें, अगर मान लो 2 नंबर है 4 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 1/2 करनी थी, तो 32 का रूट निकालेंगे तो 5.65 आया, लेकिन 14 इंटू 18 इंटू में 10 करके प्लस में 10 करके अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो 15.87, वही +10 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इनमें तो सेम इफेक्ट आएगा, ये इफेक्ट तो होंगे लेकिन वो अलग हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ये हैं कि एएम नो इफेक्ट, सॉरी एएम पे इफेक्ट आएगा, मीडियन पे भी आएगा, मोड पे भी, जीएम पे भी और एचएम पे भी। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, ये गलती से मत समझ लेना कि मैंने बोला नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन स्केल, इफेक्ट आएगा इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं है बच्चों ये। ठीक है, और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और जिसमें बच्चों को खूब डाउट रहते हैं, खूब सारे डाउट रहते हैं, देखिएगा मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इस सेंट्रल टेंडेंसी की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो अब आपको यही नहीं समझ में आता कि सर ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है क्या, क्या फंडा है, ये क्या मीनिंग है इसका। तो देखिएगा, पहला है मीन, मीडियन, मोड, फोर्थ है जीएम और फिफ्थ है हमारा एचएम। तो इनकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिएगा मीन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट लिखिएगा, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एएम इज ऑलवेज 0। ये प्रॉपर्टी बताई थी ना, समेशन x माइनस एक्स बार का सम कितना आएगा, 0। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बताई थी, द सम ऑफ स्केयर्ड डेविएशन, द सम ऑफ स्केयर्ड डेविएशन फ्रॉम एएम इज मिनिमम, इज मिनिमम। ये प्रॉपर्टी सिखाई थी ना, x माइनस एक्स बार का जो समेशन का स्केयर ये करते थे तो ये मिनिमम वैल्यू आती थी हमारी, इसको बोलते हैं बच्चों मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, मीडियन की भी एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, क्या, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, एब्सोल्यूट डेविएशन एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन, फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम, इज मिनिमम। ये नोट करवाया था ना मैंने तुम्हें ऐसे कि x माइनस अगर मीडियन से डेविएशन निकालें और वो डेविएशन मोडलेस है यानी प्लस माइनस को इग्नोर कर दें तो ये वैल्यू मिनिमम आती थी। ये मीडियन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। यहां लिखोगे नो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी, इसमें कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है, कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है।
बात समझ में आई? इसकी प्रॉपर्टी और बता देता हूं, नोट कर लो। ये हमने पहले जनरली ये आती नहीं है मॉड्यूल में या कहीं भी ना। द प्रोडक्ट ऑफ द value of series, the product of the value of series will remain unchanged when the value of GM is substituted for each individual value, इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर मान लो मैंने बोला आपको 4, 8 और 2, ठीक है, आपको इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो आप क्या करते, 2 इंटू 4 इंटू 8 की पावर 1/3 कर देते, है ना। 2 इंटू 4 इंटू 8 करोगे तो ये आ गया 64 की पावर 1/3, 4 आंसर आ गया ना। अब ये कह रहा है या तो कर लो 2 इंटू 4 इंटू 8, जो ऑब्जर्वेशन है उनकी मल्टीप्लाई कर लो, या इन सब की जगह पे 2 की जगह 4 लिख दो, 4 की जगह 4 लिख दो, 8 की जगह 4 लिख दो, तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, तो बात बराबर ही पड़ेगी, बात समझ में आ रही है। 2, 4, 8 तीन वैल्यू हैं, क्या करें, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सीरीज, ये कह रहा है कि जो ये वैल्यू है 2, 4, 8 एक सीरीज की तीन वैल्यू हैं, इनकी मल्टीप्लाई सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी अगर इन सभी वैल्यूज को 2, 4, 8 की जगह पे मैं GM को सब्स्टिट्यूट कर दूं, यानी 2 की जगह पे मैं 4 लिख दूं, 4 की जगह पे 4 लिख दूं, 8 की जगह पे 4 लिख दूं, उनका मल्टीप्लाई या वैल्यूज का मल्टीप्लाई क्या होगा, इक्वल आएगा। ये इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके, लिखिएगा। नेक्स्ट, इसकी भी एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है। ये GM वाली प्रॉपर्टी मॉड्यूल में नहीं आती है, बट एग्जाम में आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई, ठीक है। लिखिए, if each value, एक सेकेंड, if each value of the variate is replaced by harmonic mean, the total of reciprocals of values of the variate remains the same। दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं नोट एक बार बोल देता हूं, एक बार नोट कर लेना, मैं बोल के बता रहा हूं बच्चों। If each value of the variate is replaced by harmonic mean, यानी एक सीरीज में कुछ नंबर हैं, उसको हमने हार्मोनिक मीन से रिप्लेस कर दिया, वो नंबर सारे हटा दिए
उसकी जगह पे हमने लिख दिया हार्मोनिक मीन। द टोटल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएट, जो नंबर थे उन सबका रेसिप्रोकल क्या रहेगा, उनका सम सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। सर समझ नहीं आया, अभी एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने बोला एक नंबर है 2, एक नंबर है 5, दो ही नंबर ले लेते हैं बस, एक बार दो ही नंबर ले लेते हैं। सर इसका ना हार्मोनिक मीन निकालिए। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 1/x1 1/x2 1/xn तक होता है। और अगर दो ही नंबर हैं तो फिर सीधा ही फॉर्मूला हमने बनाया हुआ है 2ab अपॉन a प्लस बी करते हैं सर। तो अगर ये करें 2 इंटू 2 इंटू 5 अपॉन a प्लस बी कितना आ गया 7, तो कितना आंसर आएगा देखो 20/7। 20/7 हमारा आंसर आया 2.85। ठीक है, 2.85 ये हमारा आंसर आया। ठीक है, अब ये कहता है कि ये जो वैल्यूज थी 2 और 5, आप इसको लिख दो 1/2, ठीक है, और इसको लिख दो 1/5 और दोनों का सम निकालो। और दोनों का सम निकालो, 1/2 करेंगे 0.5 आया, ये आया 0.2, ये आ गया 0.7। ये कह रहा है ये है सम ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ये है। ठीक है, वैल्यू की प्रॉपर्टी क्या थी फिर से पढ़ लो पहले। इफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएट इज रिप्लेस्ड बाय हार्मोनिक मीन, यानी जो सीरीज है सभी नंबर की जगह पे अगर हम लोग हार्मोनिक मीन लिख दें, टोटल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वेरिएट, देखो मैंने यहां पर क्या किया, इनके रेसिप्रोकल का टोटल किया है 0.7। ठीक है, ये कह रहा है रिमेन अनचेंज, क्या करना है सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दो हार्मोनिक मीन से। यानी इसकी जगह अगर मैं लिख दूं हार्मोनिक मीन कितना आएगा मेरा 2.85 और ये भी 2.85। ठीक है, अगर सारी वैल्यू को हम लोग क्या कर दें रिप्लेस कर दें हार्मोनिक मीन से, तो अभी देखो 1/2.85 निकालो प्लस 1/2.85 निकालो, 1 डिवाइड बाई 2.85, ये वैल्यू आ गई 0.35, ये वैल्यू भी आ गई 0.35, तो आंसर आ गया 0.7, वही आंसर आएगा। ये कह रहा है कि सारी ऑब्जर्वेशन के रेसिप्रोकल का सम निकाल लो या हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल का सम निकाल लो, सभी नंबर की जगह हार्मोनिक मीन रख दो, उसका सम निकाल लो, तो आपका आंसर क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से यहां अलग से लिख देता हूं बच्चे इसको, मैं हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टी को अलग से लिख रहा हूं क्योंकि ये जनरली मॉड्यूल में नहीं बताई गई हैं या कहीं आपको देखने को मिलती नहीं है जनरली ये प्रॉपर्टी, लेकिन एग्जाम में आ सकती हैं और आपसे पूछा जा सकता है बच्चों इसके बारे में। मैं यहां लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। इफ ईच वैल्यू ऑफ द वेरिएट, if each value of the variate is replaced by हार्मोनिक मीन, सभी नंबर की जगह पे हार्मोनिक मीन लिख दें, द टोटल ऑफ reciprocals, total of reciprocals of values of the variate remains the same, remains the same। ठीक है, जैसे मैंने बोला 3 और 7 दो नंबर हैं, दो नंबर हैं, ये कह रहा है या तो 1/3 और 1/7 इसका सम निकाल लो, या 1 बाय हार्मोनिक मीन प्लस 1 बाय हार्मोनिक मीन इसका सम निकाल लो। यानी इन दोनों सम का हार्मोनिक मीन निकाल के, ठीक है, या ऐसा समझ लो, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि अगर इन सभी नंबर को मैं
3 और 7 की जगह 3 और 7 की जगह हार्मोनिक मीन और हार्मोनिक मीन लिख दूं, कितना आएगा पहले निकाल लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइड बाई 7 प्लस 3, 7 या 21 दोनों 42 और 10 से डिवाइड करेंगे 4.2 आ गया हार्मोनिक मीन। तो ये कह रहे हैं 3 और 7 के रेसिप्रोकल का सम निकाल लो या 4.2 और 4.2 के रेसिप्रोकल का सम निकाल लो, बात बराबर ही पड़ेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा दोनों में। तो करके भी देख लेते हैं भाई। इसको करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 3 और इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू, अगर ये जीटी करें तो ये आ रहा है 0.587 कुछ, और 1 डिवाइड बाई 4.2 इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4.2 इक्वल टू जीटी करेंगे, नहीं कुछ गड़बड़ आ रहा है। 1 डिवाइड बाई 3 ये वैल्यू आ गई 0.33 और 1 डिवाइड बाई 7 करेंगे 0.14, तो ये 0.57 आ गया क्या, नहीं 0.47 हो जाएगा। 4 3 7 और 1 4 ठीक है। और 1 डिवाइड बाई 4.2 ये 0.23 और ये 0.23, तो वही 0.238 है, तो 0.47 के इक्वल आ जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? सभी नंबर्स का रेसिप्रोकल का सम या सभी नंबर की जगह हार्मोनिक मीन लिख दो, उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा इक्वल आता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी है जिसकी कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए मोड। सर मोड की कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है, मोड की कोई मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं है। आई क्या बात समझ में? तो नोट कर लो बच्चों इसे से अच्छे से, और फिर हम लोग अब कुछ और पॉइंट्स पे पढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको मीन, मोड, मीडियन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन अलग अलग पॉइंट्स के बेस पे पांचों चीजों का कंपैरिजन करके दिखाया है। अब मैं आपको कंपैरिजन से आगे ले जाके कुछ और पॉइंट्स सिखाने वाला हूं। कुछ और पॉइंट्स सिखाऊंगा मेरे बच्चों, यहां तक एक बार आप देख लो, समझ लो, छोटा सा ब्रेक ले लो 1 मिनट का। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं आपके साथ हूं। आप एक बार इनको रीड करके देख लीजिए ना, ताकि आपका माइंड भी थोड़ा सा बैलेंस हो जाए। 1 घंटे से आप लोग पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 मिनट के बाद। बस छोटा सा ब्रेक है 1 मिनट का, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी से पढ़ो। हाँ जी मेरे बच्चों, तैयार हो? चलो फिर करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, नोट करते रहिएगा, लिखिएगा। बेटा मैंने जितने भी ये पॉइंट बताए हैं ना, इनमें से सभी में से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम में सभी में क्वेश्चन बनेंगे, लिखिएगा। फॉर ए symmetrical distribution, for a symmetrical distribution median equal to Q3 plus Q1 डिवाइड बाय 2 होता है।
क्या होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन? ऐसे कि ये 50% डेटा है, ये 50% डेटा है, ठीक है। ये Q1 हो गया 25%, ये 25%, ये Q3 हो गया, ये Q2 हो गया 25-25। तो अगर मुझे ये वैल्यू पता है, ये पता है, दोनों का प्लस करके एवरेज निकाल देंगे, ये वैल्यू निकल जाती है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन इक्वल टू Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है बच्चों। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताता हूं। पता है बच्चों, ये प्रॉपर्टीज मैं आपको करवा रहा हूं, जब आप एक बार ये सारी प्रॉपर्टी सीख लोगे ना और एग्जाम में ये आई तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इनको पहले नहीं पढ़ा हुआ और एग्जाम में आपके सामने ये प्रॉपर्टीज आ गई, ये क्वेश्चन आ गए, तो आपको बहुत टाइम लगेगा सोचने में, समझने में। हो सकता है आप कर दें, बट पहले से आती है तो आप फटाफट से कर देंगे फिर इनको, है ना। लिखिएगा, लिखिएगा बच्चों, इफ weights of या weights are multiplied or divided by a constant number, weighted अर्थमेटिक मीन, या यहां इकट्ठा लिख देता हूं, वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन shall remain unchanged। सर ये क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। अभी कर देते हैं। लो बच्चों, x दिया है 1 2 3 4 5 और वेट गिवन है 2 3 2 2 5, ये वेट गिवन है। और मैंने आपको बोला वेटेड मीन निकालो, मैंने आपको बोला वेटेड मीन निकालो। तो बताओ मेरे बच्चों वेटेड मीन कितना होगा? सर ये 2 होगा, ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 25 होगा, और ये 5 और 2 7 2 9 9 और 3 12 और 2 14, 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5, सर ये 14 आ गया। और ये आएगा 25 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2, सर ये 47 आ रहा है। और वेटेड मीन का फॉर्मूला होता है समेशन W बाय समेशन W। 47 बाय 14, 25 8 33 33 39 56 47, हाँ ठीक है, डिवाइड बाय 14, ये आया हमारा 3.357, कुछ ये वैल्यू आ रही है। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम लोग इसके वेट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं सब वेट को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, वेट को डबल कर देता हूं, 4 6 4 4 10, तो कह रहा है तब भी वेटेड अर्थमेटिक मीन सेम आएगा। करके देख लो, WX निकालेंगे 4 12 12 16 50, ये डबल हो गए तो 28 सम आना चाहिए ना, 10 4 18 और 10, हाँ ठीक है 28, ये करेंगे तो 16 16 और 28 34 44 और 94 आना चाहिए। देखिएगा क्योंकि सारे नंबर डबल डबल हो गए ना, 4 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 50। अब देखो डिवाइड करना था, डिवाइड करना था, ये नंबर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 47 कर दूंगा, ये 2 से हट गया तो 14, ये सेम आ गया कि नहीं आ गया? देखो जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो वेट भी डबल हो जाएगा और ये इनका मल्टीप्लीकेशन भी डबल हो जाएगा। तो जिस भी रेशो में करेंगे वैसा रिजल्ट आ जाएगा। अगर 3 से करते तो वेट भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाता, तो कट होके तो आंसर क्या आना था भाई? 3.357 ही आना था। बात समझ में आ रही है? तो एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम अर्थमेटिक मीन में वेट्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर सेम रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई मेरी बात समझ में बच्चों आपको? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे ये भी, ठीक है। चलिए लिखिएगा नेक्स्ट टॉपिक,
इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो। जल्दी से नोट करो मेरे बच्चों इसे। चलिए बच्चों, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं धाकड़ वाली प्रॉपर्टी, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ध्यान से समझना इसे। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड, मीडियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। मीन, मोड, मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। नंबर 1, ये 2-3 स्लाइड में बना के दिखाऊंगा अलग अलग, थोड़ा समझाना पड़ेगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है सर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन? बच्चों ऐसे, जब डेटा इस तरीके से है कि अगर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये 50% है मिड वैल्यू से, यहाँ जो पीक वैल्यू है उससे 50% दोनों तरफ है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ होता है मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, यही हमारा मीन है, यही हमारी मीडियन है और यही हमारा मोड होता है बच्चों, ये वाली वैल्यू। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों चीजें क्या होती हैं? मीन, मोड, मीडियन इक्वल होते हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मोड, मीडियन इक्वल होते हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन अभी रिलेशन ही चल रहे हैं। सेकंड लिखिएगा, पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? स्क्यूड का मतलब होता है कि डेटा का अनइक्वल होना। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मींस डेटा का इक्वल होना, स्क्यूड मतलब अनइक्वल। कैसे? एक मिनट दोबारा से बनाता हूं। अगर ऐसे है, ये डेटा बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते यहां पहुंचा, फिर ये ऐसे गया, और पीक से अगर मैं इसको यहां ऐसे लेके आऊं, पीक से यहां लेके आऊं, पीक से यहां लाऊंगा, तो ये डेटा क्या आपको लगता है इक्वल है? 50-50% है? बिल्कुल भी नहीं सर। और ये आपके कौन से हाथ की तरफ ज्यादा स्क्यूड है बताओ? ये कौन से हाथ की तरफ, टेल किस तरफ है, पूंछ किस तरफ है बच्चों? सर पूंछ राइट हैंड की तरफ है हमारी। राइट हैंड की तरफ जब टेल लंबी होती है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। जब राइट हैंड की तरफ बहुत लंबी टेल होती है तो उसे बोलते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बच्चों। मोड हमेशा ये पीक वाला होता है, जो सबसे पीक होगी, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, इसे ही हम क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। मीडियन हमेशा मोड और मीन के बीच में आएगी बच्चों। तो यहां पे ये वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? मीडियन, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या आएगा? मीन। ये आएगी वैल्यू हमारी मीन की, ये आएगी मीडियन की, और ये आएगी मोड की, ठीक है। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि यहाँ पे मोड सबसे बड़ा है, मीडियन उससे छोटी है, मीन सबसे छोटा है। नहीं, जब हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं, ऐसे नंबर लाइन बनाते हैं ना, देखो 1 2 3 4 5 6 0 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे डेटा होता है हमारा। तो अगर हम देखें तो ये डेटा मान लो जो 1 होगा, अगर ये 2 होगा, ये 3 होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा? ऐसे होगा ना, ऐसे जाएंगे तो
तो इससे चेक करना है मीन मोड मीडियन कितना है हमारा। यहां से नहीं चेक करते, हाइट से चेक नहीं करना। बेस लाइन पे जो नंबर लिखे हैं उससे पता लगेगा मीन मोड मीडियन कितना है, उससे पता लगेगा बच्चों। ठीक है, तो यहां पे सबसे बड़ी वैल्यू किसकी हुई है, मीन की। सबसे बड़ी वैल्यू है मीन, उससे छोटी वैल्यू है मीडियन, और उससे छोटी वैल्यू है हमारी मोड की। क्योंकि ये मीन मान लो 3 है सबसे बड़ा, मीडियन 2 है उससे छोटा, मोड उससे छोटा 1 है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझ लो इसे। एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, खूब बार पूछा जाता है, बहुत बार आता है एग्जाम में ये वाला। ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब टेल किधर होगी, पूंछ कौन सी साइड होगी, राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ होगी टेल। और इसी का थर्ड पॉइंट आता है बच्चों, इसी का थर्ड पॉइंट आता है हमारा नेगेटिवली स्क्यूड। नेगेटिवली स्क्यूड टन, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आता है बच्चों। ठीक है, अब क्या होगा, पूंछ जो लंबी है, जो लंबी पूंछ है वो लेफ्ट साइड में होगी, लेफ्ट हैंड साइड में होगी, इसको बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड। तो यहां पे ये मोड है, जिधर में टेल होती है ना उधर में मीन होता है, मीडियन हमेशा इनके बीच में होगी, मीडियन हमेशा बीच में, और ये होगा हमारा मीन। तो अब लिखूं अगर मैं 1 2 3, तो मीन यहां पे सबसे छोटा है, उससे बड़ी फिर मीडियन है 2 है, और उससे बड़ा फिर मोड है हमारे पास। आ रही है बात समझो बच्चों? तो ये दोनों प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब सिमेट्रिकल है, दोनों इक्वल है, तो मीन मोड मीडियन इक्वल होते हैं। यहीं पे मीन है, यहीं पे मोड है, यहीं पे मीडियन है। लेकिन जब पॉजिटिवली स्क्यूड है तो पहले इधर मोड है, फिर मीडियन, फिर मीन। मीडियन हमेशा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मीडियन वैल्यू हमेशा मोड और मीन के बीच में होती है, या तो इक्वल होगी जब सिमेट्रिकल है, इक्वल नहीं है तो बीच में होगी। तो यहां पर मीन सबसे बड़ा, लेकिन देख लेना हाइट से धोखा मत खा जाना, सर सबसे ऊंची हाइट मोड की है, फिर मीडियन की, फिर मीन की है। हाइट नहीं देखनी, नीचे बेस लाइन पे वैल्यूज देखनी है। तो इधर बढ़ेंगे राइट हैंड में तो मीन की वैल्यू बड़ी होगी, मीन सबसे बड़ा, मीडियन उससे छोटा, मोड उससे छोटा हो जाएगा। और जब हम नेगेटिवली स्क्यूड करेंगे तो सबसे छोटी वैल्यू मीन की, उससे बड़ी वैल्यू मीडियन की, उससे बड़ी वैल्यू मोड की हो जाएगी। ये एग्जाम में बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इन नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से एक ये मिलेगा, टिक कर देना है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपसे, इससे ज्यादा आपसे एग्जाम में कोई वैल्यू नहीं पूछी जाएगी। आ गया समझ में बच्चों? ओके, नेक्स्ट, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, जब डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होता है, अनइक्वल होता है, सिमेट्रिकल नहीं होता। एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ये पहले सिखाई भी थी कि मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन होता है। 3 मीडियन -2 मीन होता है बच्चों। ठीक है, मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मोड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। इसमें जनरली क्वेश्चन कैसे आते हैं कि मीडियन इज 20, मीन इज 25, फाइंड मोड। ठीक है, फाइंड मोड, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो वैल्यू पुट कर देना, 3 × 20, 2 × 25, 60 - 50, मोड इज 10, बस ये वैल्यू आ गई। तो आपको कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, मोड, मीडियन और मीन, मोड, मीडियन, मीन, इन तीनों में से बच्चों कोई भी 2 वैल्यू गिवन होगी, तीसरी वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, कई बार आपको कहां फंसाता है क्वेश्चन में, ऐसा लिखेगा, इन
सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऐसा बोल देगा। पहला ऑप्शन देगा मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऐसा देगा। दूसरा ऑप्शन देगा मीन इक्वल टू 3 मोड माइनस 2 मीडियन। एक ऑप्शन देगा मीडियन इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मोड। और फोर्थ देगा मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। और हम इस पे टिक कर देते हैं देख के जल्दबाजी में कि हमने याद किया था मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। बच्चे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सिमेट्रिकल में क्या होता है, मीन मोड मीडियन तीनों इक्वल होते हैं, तो आंसर डी आएगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते नहीं हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ सर ये वाला फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है, आपने सिखाया था मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, तो बिना देखे हम क्या कर देते हैं मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन पे टिक कर देते हैं, है ना। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहां पर मीन मोड मीडियन तीनों इक्वल होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन मोड मीडियन तीनों इक्वल होंगे, इस बात को याद रखना है। ओके, चलो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। इसके बाद फिर आता है रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ये भी पूछा जा सकता है। फर्स्ट, जब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन AM इक्वल टू HM इक्वल टू GM। AM, GM, HM तीनों क्या होते हैं इक्वल, ठीक है। मॉडरेटली, मॉडरेट का मतलब होता है जब इक्वल नहीं होता, मॉडरेटली एंड इस मेट्रिकल, इसके आगे A लगा देंगे, इस मेट्रिकल का मतलब अनइक्वल। इस मेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर क्या होता है AM मोर देन GM मोर देन HM। या आप ये बोल सकते हैं फॉर इक्वल वैल्यूज, अगर वैल्यूज इक्वल हैं तो AM GM HM इक्वल होते हैं, अगर अनइक्वल वैल्यू है तो AM मोर देन GM मोर देन HM होता है बच्चों, ठीक है। और तीसरा for a set of two observations, for a set of two observations, GM का जो स्केयर है वो AM इंटू HM के इक्वल होता है, या आप ये बोल सकते हैं GM इक्वल टू AM इंटू HM का रूट। लेकिन ये खाली कब काम करेगा, जब सिर्फ हमारे पास 2 वैल्यूज हैं या A और B 2 वैल्यू हैं बस, उसका GM HM AM निकाल रखा है। अगर मोर देन 2 है, 3 4 5 6 वैल्यू हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि GM का स्केयर इक्वल टू AM इंटू HM होगा, वो अलग अलग निकलेंगे फिर, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं आई? या ना इसी को कैसे लिख सकता है, इसी प्रॉपर्टी को जो ये मैंने लिखी ना यहाँ पे, GM इक्वल टू AM इंटू HM का रूट। अगर मान लो मैंने बोला 2 नंबर्स हैं, इनका GM निकालना है, तो GM कैसे निकालते थे, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया, पावर 1/n करेंगे, 1/2 नहीं, रूट AB हो गया ना। तो इसकी इस प्रॉपर्टी को कैसे लिखा हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन is the geometric mean of AM and HM। ज्योमेट्रिक मीन AM और HM का ज्योमेट्रिक मीन है, यानी 2 नंबर दे रखे हैं, AM एक HM है, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दें तो वो ज्योमेट्रिक मीन होता है रियल वाला। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर मैं बोलूं एक नंबर है 5 और एक नंबर है
7, ठीक है। ये AM है और ये HM है, और मैंने बोला कि GM बताइए कितना है, तो क्या करना है, इन दोनों का GM निकाल दो, इन दोनों का GM निकाल दो, तो रियल वाला GM निकल जाएगा, है ना। ओके, नेक्स्ट लिखो बच्चों, प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिएगा, इन ए सीरीज, in a series of values, in a series of values, if one value is 0, अगर एक वैल्यू 0 है, ठीक है, तो GM इज 0, GM 0 हो जाएगा, यानी GM को निकाल नहीं पाएंगे। और हार्मोनिक मीन इज इनडिटरमाइंड, तो उसे भी नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि 1/0 करेंगे, ये नॉट डिफाइन है, तो वैल्यू निकलेगी नहीं बच्चों। और अगर एक वैल्यू 0 है तो GM 0 हो जाएगा, ये बोल दो GM को निकाल नहीं सकते, GM को निकाला नहीं जा सकता। GM को क्यों नहीं निकाला जा सकता बच्चों? GM को इसलिए नहीं निकाला जाता क्योंकि अगर मान लो x1, x2, x3, xn इनमें से एक भी वैल्यू 0 हो गई तो सबका मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, तो GM हम निकाल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट और लिख लो, इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट और लिख लो बच्चों। ये सारे वो पॉइंट बता रहा हूं जो थ्योरी के हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे वही पॉइंट्स बता रहा हूं बच्चों। देखिएगा, ज्योमेट्रिक मीन is considered to be the best average, to be the best average in the construction of index number, index number नोट कर लेना, ठीक है। इंडेक्स नंबर निकालने के लिए सबसे बढ़िया एवरेज किसको माना जाता है? ज्योमेट्रिक मीन को माना जाता है। सर क्यों माना जाता है? बच्चों इसके लिए ना आपको इंडेक्स नंबर सीखना पड़ेगा। उसमें एक चीज सिखाऊंगा, टाइम रिवर्सल टेस्ट को ये सेटिस्फाई करता है, पहली कंडीशन है इसकी, मतलब पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है क्यों इसको बेस्ट माना जाता है। दूसरा गिव वेट टू इक्वल रेशियो ऑफ चेंज। सर ये समझ में नहीं आया बच्चे, ये दोनों पॉइंट अभी समझ में नहीं आएंगे। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है, अभी इस चैप्टर के लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो कौन से एवरेज को बेस्ट माना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन। बस इतनी सी बात याद कर लेना, अभी के लिए इतनी बात याद करनी है। बताओ बच्चों, क्या मेरी बताई हुई बातें तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? क्या मेरी बताई हुई बातें तुम्हें समझ में आ गई सारी? बेटा मैंने आपको सारी की सारी थ्योरी लगभग बता दी है, जो जो बातें हो सकती हैं, AM, GM, HM, मीन, सॉरी मीडियन, मोड, इन सब के बारे में जो जो मेन बातें हो सकती हैं वो सारी की सारी मेन बातें मैंने आपको नोट करवा दी हैं बच्चों, ठीक है। अब एक काम करता हूं, फटाफट से मैं आपको सारे फॉर्मूलाज और लिखवा देता हूं ताकि आपका एक ही जगह पे सारा काम हो जाएगा, ठीक है। सब चीजों के फॉर्मूलाज और नोट करवा देता हूं, 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद आप फिर फारिग हो मेरी तरफ से, ठीक है। लो जी, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज,
फॉर्मूला की लिस्ट देखिएगा बच्चों। पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं पहले मीन के बता दूं सारे फॉर्मूले, एक एक करके सबके बता दूंगा ना। पहले मीन पढ़ लेते हैं, और मीन में सबसे पहले लिखो इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज लिखो समेशन x बाय n। ठीक है बच्चों, ये समेशन x बाय n। और इस मेथड का नाम क्या होता है? डायरेक्ट मेथड। इसका नाम होता है डायरेक्ट मेथड। और एक इसका फॉर्मूला आपको मैंने ये सिखाया था, a प्लस समेशन dx बाय n। इसको यूज कब करते हैं हम लोग? इसको आप लोग शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड कह देते थे। ध्यान है, शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड कह देते थे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर सीरीज हो जाती है डिस्क्रीट सीरीज बन जाती है बच्चों अगर, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता था? समेशन f इंटू एक्स बाय समेशन f। ये हमारा डायरेक्ट मेथड था, ये डायरेक्ट मेथड है। और a प्लस समेशन एफ डी एक्स बाय एन करेंगे तो ये हमारा एज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड हो जाता है, एज्यूम मीन मेथड। ओके बच्चों, और एक और होता था इसका फॉर्मूला, ध्यान हो तो, स्टेप डेविएशन। a प्लस समेशन डी एक्स डैश बाय एन इंटू सी। ये था हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, और यहां पर फिर क्या हो जाएगा? a प्लस समेशन एफ डी एक्स डैश बाय एन इंटू सी। ठीक है, ये इंडिविजुअल सीरीज हो गया, ये डिस्क्रीट हो गया। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला और बताऊंगा, पहले इसे नोट कर लो। पहले इसे नोट कर लो, फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला और बता देता हूं आपको। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट करो। ओके जी, अब है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज ये क्या होती है जी? 0 to 10 वो वाली ना। तो सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, तो इसमें क्या करते थे? आप मिड वैल्यू निकालते थे ना, समेशन f बाय समेशन f, मीन का फॉर्मूला। ये है डायरेक्ट मेथड। और जो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस एज्यूम मीन है हमारा, वो a प्लस समेशन एफ डी एक्स होता था बाय समेशन f। और ये स्टेप डेविएशन, ये वाले डिस्क्रीट वाला ही सेम है। जो डिस्क्रीट में आपने सीखे थे बच्चों, ये वही सेम है, कोई फर्क नहीं है। ये जो समेशन f है, या इसको n लिख लो या ऐसे लिख लो, सेम बात होती है। एज्यूम मीन मेथड, और ये है बच्चों हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। ये है स्टेप डेविएशन मेथड, ये है एज्यूम मीन मेथड, ये है डायरेक्ट मेथड हमारा। ठीक है बच्चों, इसके बाद मीडियन। इसके बाद हमारे मीडियन के फॉर्मूलाज देखिएगा बच्चों। इसके बाद मीडियन के फॉर्मूलाज, अगर सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज है मेरे बच्चों, तो क्या फॉर्मूला लगाते थे आप? इफ n इज ओड तो n प्लस 1 बाय 2th टर्म, ये मीडियन होता था। इफ n इज इवन
n बाय 2th टर्म प्लस n बाय 2th प्लस 1 ये टर्म डिवाइड बाय 2, ये आपका आंसर आता था बच्चों। ठीक है। और अगर आपकी सीरीज है डिस्क्रीट, ये नोट करते रहना बच्चों सारे फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूं। अगर नोट किए हुए हैं तो ओरली रिवाइज करते रहना कि जो मैं बता रहा हूं कि हाँ सर ने ये सिखाया था, ये सिखाया था। अगर डिस्क्रीट है तो मीडियन निकालने के लिए फिर ओड इवन का कोई चक्कर नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगता है n प्लस 1 बाय 2th टर्म, फिर यही लगता है बच्चों। और अगर सीरीज है कॉन्टिन्यूअस, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो यहां पे मेरे बच्चों मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। ये फॉर्मूला होता है मीडियन का, L1 प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। ये फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का, ये फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज का। ठीक है बच्चों। इसके बाद मोड में तो कुछ चक्कर ही नहीं था। मोड में तो हमने क्या देखना था, एक हमारा मेथड होता था इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में बताओ बच्चों क्या करते थे सर, हम लोग ये देखते थे कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता था सर, उसी को हम क्या कर देते थे, आंसर कर देते थे कि ये आंसर आएगा। ठीक है। और एक मैंने आपको सिखाया था इसमें ग्रुपिंग मेथड। ठीक है बच्चों। ठीक है, एक इंस्पेक्शन मेथड होता था, एक ग्रुपिंग मेथड होता था। और तीसरा फिर हमने एक फॉर्मूला सीखा था मोड निकालने का। फॉर्मूला क्या था मोड का भाई, L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये मैंने आपको मोड का फॉर्मूला सिखाया था मेरे बच्चों। ठीक है। और अगर इंपेरिकल रिलेशन पूछें तो ये बताया था मोड इक्वल टू, ये अभी थोड़ी देर पहले भी सीखा है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ऐसा मैंने आपको सिखाया था। ये ध्यान आया? यस सर आ रहा है ध्यान। थक गए हो? कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात और है, बस नोट करते रहो। फॉर्मूलाज खत्म होने वाले हैं। जब फॉर्मूलाज खत्म हो जाएंगे तो क्लास भी खत्म हो जाएगी, फिर आ जा दो बेटा आप लोग, फिर मजे करो। ठीक है। लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है कि आप अगर इस क्लास को देख लोगे तो फाइनल एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, बहुत फायदा मिलेगा बच्चों आपको। इसके बाद लिखो जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन। ठीक है। क्या ऐसे करते थे, एक तो फॉर्मूला ये होता था जीएम का कि सभी नंबर को मल्टीप्लाई करो और पावर कर दो 1 बाय n। लेकिन कई बार ना एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि फॉर्मूला ऐसे दे देगा आपको कि एंटी लॉग ऑफ, पूरा ही लिख देता हूं, कई बार एग्जाम में ऐसे लिख देगा एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग x बाय n। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना भाई, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में ऐसे। ठीक है, आई बात समझ में? दूसरा फॉर्मूला, अगर सीरीज हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट, ये इंडिविजुअल की बात थी, ये बच्चों इंडिविजुअल सीरीज है, ये है डिस्क्रीट सीरीज, ये है डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एंटी लॉग सेम रहेगा, बस यहां पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी मेरे बच्चों, बाकी काम बिल्कुल सेम। और अगर हमारे पास सीरीज है कॉन्टिन्यूअस, अगर बच्चों कॉन्टिन्यूअस सीरीज है तो फॉर्मूले में यहां आप लिखोगे एंटी लॉग और यहां लिखोगे समेशन f, बस ये log m मिड वैल्यू आ जाएगी यहां पे, बाकी सारा काम
सेम रहेगा, समेशन एफ log m बाय n हो जाएगा। आ रही है बात समझ में बच्चों? बस एक फॉर्मूला बच गया हार्मोनिक मीन, उसके बाद आप आजाद हो। ठीक है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला। ठीक है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला, HM का फॉर्मूला निकालते थे n अपॉन समेशन 1 बाय x, या आप इसको क्या लिखते थे, n अपॉन 1 बाय x1 प्लस 1 बाय x2 प्लस 1 बाय xn तक लिखते थे। दिस फॉर्मूला इज फॉर इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए होता है बच्चों, है ना। और अगर हार्मोनिक मीन निकालना है, सीरीज हमारी डिस्क्रीट है, सीरीज हमारी डिस्क्रीट है, हार्मोनिक मीन निकालना है तो ऊपर समेशन एफ आ जाएगा, या एन भी बोल सकते हो। ठीक है, और समेशन एफ बाय एक्स हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन f1 बाय x1 प्लस f2 बाय x2 प्लस f3 बाय x fn बाय xn हो जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, और अगर सीरीज कॉन्टिन्यूअस है, अगर बच्चों सीरीज है कॉन्टिन्यूअस, तो आप क्या करेंगे, HM के फॉर्मूले में यहाँ पे ऊपर n रहेगा, समेशन f अपॉन मिड वैल्यू हो जाता है बस। ठीक है, बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम है, बाकी काम सेम टू सेम है बच्चों। अब एक छोटी सी बात और बता दूं लास्ट। ठीक है, एक लास्ट बात और बता देता हूं, ये पूछे जा सकते हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है। वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, मीन यहाँ W। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा समेशन WX बाय समेशन W। फिर एक फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, वेटेड जियोमेट्रिक मीन, तो यहाँ GM है, यहाँ वेट होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, अभी जो फॉर्मूला किया था फ्रीक्वेंसी वाला, एंटी लॉग समेशन W log ऑफ x डिवाइड बाय समेशन W। देखो सिंपल सिंपल बात है बच्चे, जहां वेटेड का नाम आ गया ना, डिस्क्रीट सीरीज में जिस फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे इसमें ये फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी थी, ये वाले के अंदर ये इधर, तो इनकी जगह, इन फ्रीक्वेंसी की जगह हम क्या कर देते हैं, वेट लिख देते हैं। कई बार क्वेश्चन में ये भी आता है फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल टू वेट, तो वेट्स आर इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। ठीक है, वेटेड एम हो गया, जीएम हो गया, एचएम भी आ सकता है। तो फिर से वही एचएम डब्ल्यू, नॉर्मल में क्या था, ऊपर फ्रीक्वेंसी थी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो वेट 1 बाय x1, वेट 2 बाय x2, वेट 3 बाय x3 और वेट n बाय xn, ऐसे होता था। यानी फॉर्मूला बनेगा समेशन w डिवाइड बाय समेशन w बाय x, ये फॉर्मूला बनता है बच्चों। ओके, आई बात समझ में क्या? बोलो, और करवाऊं? थके नहीं हो आप, कह रहे हो सर और करवा दो, चलो और लिख लो, ये लो एक फॉर्मूला और लिखो, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, मीन 1 2 का फॉर्मूला होता है बच्चों n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, और अगर मीन 1 2 3 हो जाए तो फिर एक स्टेप और बढ़ा देंगे, n2 मीन 2 n3 मीन 3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई सर। सर क्या कंबाइंड जीएम का फॉर्मूला होता है? हाँ होता है ना, सिखा दो सर। तो लिख लो भाई, लिख लो, कंबाइंड जीएम का फॉर्मूला भी लिख लो, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन GM12, यहां लिखना एंटीलॉग, प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका नहीं आता है एग्जाम में, n1 log ऑफ GM1 प्लस n2 log ऑफ GM2 डिवाइड बाय
N1 प्लस N2 ये होता है। अच्छा, नोट नहीं किया? कर लो, नोट कर लो बच्चों जल्दी से। नोट कर लो इसे। जल्दी जल्दी नोट करो भाई। फिर मैंने आपको एक लास्ट फॉर्मूला और भी तो लिखवाना है। सर अब और कौन सा बच गया बेटा? कंबाइंड, कंबाइंड एचएम का फॉर्मूला तो बच ही गया ना। हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है वो मैंने भी आपको नहीं लिखवाया है। एक बार इसे नोट कर लो, फिर लिखवाता हूं कंबाइंड एचएम का फॉर्मूला। तुम भी बोलोगे सर आज तो पका दिया आपने, सारे ही फॉर्मूला एक दिन में करवा दिया, पूरा चैप्टर एक दिन में करवा दिया। बेटा ऐसे ही करना होता है, ऐसे ही करना होता है। फटाफट से करो, बस जल्दी से खत्म हो जाएगा सारा सिलेबस। आप अगर कहोगे सर हमें ये समझ में आ गया, हमें और भी चैप्टर की थ्योरी ऐसे करनी है, तो कमेंट बॉक्स में जाके नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पर कमेंट कर दो, सर मेरे को ये टॉपिक में प्रॉब्लम है, मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, आप मुझे ये टॉपिक करवा दो। ठीक है, बस आपके कमेंट करने की देरी है और मैं फटाक से आप लोगों के लिए वीडियो है वो बना दूंगा बच्चों। ठीक है ना, फटाक से बना दूंगा। नोट कर लिया बच्चों ये आपने? जी सर कर लिया। तो लिखिएगा लास्ट कंबाइंड एचएम हार्मोनिक मीन, कंबाइंड हार्मोनिक मीन लिखिएगा। जनरली 2 नंबर में दे भी देता है, 2 सीरीज का दे भी देता है बच्चों। कंबाइंड एचएम का आपको फॉर्मूला मिलेगा N1 प्लस N2, बस करना कुछ नहीं है, ऊपर जो टोटल आ जाएगा N1 N2 का, फिर N1 डिवाइड बाई H1 N2 डिवाइड बाई H2, ये फॉर्मूला है। सिंपल सा काम है, जहां फ्रीक्वेंसी थी बस वो फ्रीक्वेंसी यहां आ गई है हमारी। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। बहुत सारे फॉर्मूला मैंने आपको सिखाए, बहुत सारी बातें मैंने आपको सिखाई, बड़ा मजा आया और मैं मानता हूं कि आपको भी बड़ा मजा आया होगा मेरे साथ पढ़ के। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आप लोगों के लिए जो बहुत फायदेमंद हो सकती है आप लोगों के लिए, कि हमारा जो YouTube चैनल है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन आते रहें हर एक वीडियो के बच्चों। ठीक है, और मेरा कोड जो है SPSUNIL1, इसको यूज करना ना भूलिए। जब आप प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे बच्चों तब आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी।